अच्छा, हमारे पास है आज फूड पॉइजनिंग। इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद है डिस्पेप्सिया। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसिया और अब बुलिमिया नर्वोसा है। ओबेसिटी भी है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फूड पॉइजनिंग। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या होता है, डायरिया होता है जिसके अंदर वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है और एब्डोमिनल पेन भी। अब ये जो इनडाइजेशन है ना फूड की, उसकी वजह से आपको क्या होती है फूड पॉइजनिंग। या तो आप उसको सही तरह चबाते नहीं है, या इतना खा लेते हैं कि बॉडी इसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एटोलॉजी है। ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, जैसे कि साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर। असल में जब जो बड़ा गोश्त होता है ना, बीफ वगैरह, उसको अगर प्रॉपरली कुक ना करें तो उसके अंदर ये साल्मोनेला रह जाता है और कंपाइलोबैक्टर। इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है फिर। हाँ, ये दो रह जाते हैं अगर प्रॉपर से उसको ना बॉईल नहीं करेंगे, उसको सही भूनेंगे नहीं तो। एहतियाती तदाबीर क्या है? बेसिक हाइजीन वो फॉलो करनी चाहिए। मतलब खाने को तला हुआ कम होना चाहिए। उसके अलावा अगर गोश्त खा रहे हैं तो उसको अच्छे से भून लें, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना रह जाए। और अनबॉइल्ड जो है या अनबॉइल्ड वाटर है ये भी ना लें। चाहे अनबॉइल्ड फूड है चाहे हमारे पास अनबॉइल्ड वाटर है, इसको कम से कम यूज करें। ठीक है। आइस क्यूब भी यूज ना खाएं ज़्यादा। सलाद हो गया या जो छिलका होता है फ्रूट का, ये भी। अब जो फ्रेशली प्रिपेयर हॉट फूड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें। और बार बार साफ करके खाने को खाएं, ताकि उसके अंदर कोई जरासीम वगैरह ना रह जाए। जरासीम होगी तो फिर खाने की डाइजेशन नहीं होगी। फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर फूड पॉइजनिंग होगी। हल क्या है इसका? इलाज क्या है कि जो इजीली डिजेस्टेड हो जाए ना फूड, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। मतलब जो सॉफ्ट हो। फ्रूट्स हो गया, ड्रिंक्स वगैरह हो, फ्रूट ड्रिंक्स हो गई जैसे भी, मतलब कि जूस वगैरह, इनका यूज़ ज़्यादा करें। चाय हो गई और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इनसे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है। उसके बाद ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS, ये लिया जाता है। जब भी एसिडिटी होती है ना स्टमक में, तो क्या करते हैं, ORS ले लेते हैं। या नमक वाला पानी पी लेते हैं। तो एंटीडायरियल एजेंट जो है, ये जैसे हमारे पास लोपेरामाइड है, एंटीबायोटिक्स के तौर पे ये दिया जाता है ऐसे पेशेंट्स को जिनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिनको उल्टियाँ वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, लूज मोशन लग जाते हैं खाना खाते ही साथ ही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिस्पेप्सिया। इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट डाइजेशन जो फूड की होती है, इसकी वजह से क्या होता है, डिस्पेप्सिया। एटियोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक और फॉल्टी फंक्शन ऑफ द स्टमक। या तो खाना इतना ज़्यादा खा लें कि जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाए और उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगी, तो डेफिनेटली सी बात है आपको क्या हो जाएगी, बीमारी डिस्पेप्सिया। इसमें क्या होता है, उसके अंदर डायरिया होता है और वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन होता है। इसके अंदर इनसफिशिएंट क्वालिटी या क्वांटिटी जो बाइल सिक्रीशन की वो बढ़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है। इससे बचा कैसे जा सकता है कि जो ऐसा खाना खाने से गुरेज करें जिसकी डाइजेशन हो सके, जो एसिडिटी को बढ़ा दे। और उसके अलावा स्मोकिंग नहीं करनी। वेट रिडक्शन नहीं करनी है आपने कि आपको लगे कि मेरा वेट ज़्यादा है, अपनी एज के हिसाब से उसको बिल्कुल ही कम कर देंगे। ये भी नहीं करना। खाना पीना छोड़ना नहीं है। प्रॉपर मील लेना है, खाना वगैरह टाइम पे खाना है, अल्कोहल नहीं पीनी। टी वगैरह, फैटी फूड वगैरह, अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो फिर ये कम कर दें टी वगैरह। उसके अलावा हैवी लिफ्टिंग वगैरह, जैसे वेट जिम वगैरह करते हैं। बेंडिंग स्पेशली आफ्टर मील्स एंड लेट नाइट मील्स टू रिड्यूस रिफ्लेक्स ड्यूरिंग स्लीप। के खाना खा के सो नहीं जाना। खाना खा के सो जाएंगे तो खाना जो है वो आपके स्टमक में नहीं रहेगा, बल्कि आपके काम पे आ जाएगा, माउथ पार्ट्स की तरफ आ जाएगा। उसकी डाइजेशन नहीं हो पाएगी। अगर डाइजेशन नहीं हो पाएगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिस्पेप्सिया। इसका इलाज क्या है कि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ड्रग्स जो हैं डिक्रीज कर देती हैं HCl प्रोडक्शन को। डेफिनेटली सी बात है, एसिडिटी है तो मतलब एसिड की कंसंट्रेशन स्टमक में ज़्यादा होगी। तो उसके अलावा जैसे कि सेमेटाडाइन है, ये भी दी जाती है एज अ मेडिसन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये कम से कम यूज़ करनी है। एस्पिरिन वगैरह यूज़ करें। ठीक है। एस्पिरिन भी क्या करती है, नॉन स्टेरॉयडल होती है ना, ब्लड ब्लड को क्या कर देती है, डाइल्यूट कर देती है। हाँ, पेन किलर है।
अच्छा, उसके बाद है जी ओबेसिटी, मोटापा। किसी भी शख्स के पास अगर उसके नॉर्मल फैट से ज़्यादा फैट्स होंगी, अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट होगी, चर्बी होगी, तो उसे क्या कहेंगे? ओबीज या ओबेसिटी। बंदे को ओबीज कहेंगे और इस कंडीशन को कहेंगे ओबेसिटी। एटियोलॉजी की बात की जाए तो वजह क्या है इसकी? एग्जेसिव इंटेक जो फूड का वो है ओबेसिटी के लिए, कि ज़रूरत से ज़्यादा ठोंस लेना, अपना समझ पेट अपना ना समझना, लेकिन खाना तो दूसरों, पेट आपका अपना है, खाना तो दूसरों का है ना। आप ये देखेंगे मैं दूसरों का खाना खा के मैं नुकसान नहीं कर रहा, मैं अपने पेट को अजियत दे रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो कि इनहेरिटेड होती हैं वो भी ओबेसिटी की वजह होती हैं। बाद लोग क्या होते हैं, इनबॉर्न ही उनके अंदर मोटापा होता है। ठीक है, उसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड, अगर थायराइड ग्लैंड से साल्ट्स वगैरह सही सिक्रीट नहीं होंगे तो तब भी क्या होगा? ओबेसिटी होगी। पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड अगर इनमें से फंक्शनल नहीं है तो इसका मतलब है ओबेसिटी होना लाजमी है। बच्चा कैसे जा सकता है कि फूड को एनर्जी के हिसाब से इंटेक करें, कि जितना आपका एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, जितना आप दिन में काम करते हैं उसके हिसाब से खाएं। सारा दिन वेले रहेंगे और खाएंगे मजदूरों की तरह तो फिर पेट बाहर ही निकलेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास को रेगुलर एक्सरसाइज से बचा जा सकता है ओबेसिटी से। कि डेली बेस पे क्या करें, कम से कम आप वॉकिंग ज़रूर, जॉगिंग ज़रूर करें। उसके अलावा इसके साथ साथ और मोटापा बजाते खुद एक गम बीमारी इसको कह लो, इसकी वजह से और बहुत सारी बीमारी लग जाती हैं, जैसे कि हमने एचआईवी में देखा। इसमें और भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी एसिड इन द बॉडी, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस हो गया। ठीक है। इंट्रा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, जैसे कि कब हार्ट का ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना। स्ट्रोक वगैरह, जिसमें क्या होता है, स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें आपको झटके लगते हैं बॉडी में। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि इसकी वजह से होती हैं, जैसे कि नमोनिया हो गया, हार्ट फेलियर है, अनीमिया, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द होता है। अनीमिया, अनीमिया ब्लड में कमी होती है। अब मोटे बंदे की फिर जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाता है एक नॉर्मल की निस्बत। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास बुलिमिया नर्वोजा। इसके अलामात की बात की जाए तो ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है इन स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स के, जो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं लड़कियां, जैसे कि 20 से 22 के ऑनवर्ड जाती हैं, उनके अंदर ये क्या होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है। अब ये होता क्यों है? ये जो फास्ट फूड वगैरह है इनके खाने की वजह से, खराब फूड खाने की वजह से होता है। और फ्राइड फूड जैसे कि ये चिप्स वगैरह हो गई, समोसे वगैरह, तली हुई चीज़ें, और क्रीम केक्स वगैरह, ये रीज़न है इसकी बुलिमिया नर्वोजा की। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, दिस वोरेशियस ईटिंग के, लापरवाही के साथ अगर खाना खाएंगे, ईटिंग इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, ईटिंग फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कि इतना ठूंस लें कि वो बाहर आना शुरू हो जाए, आपको वॉमिट होना शुरू हो जाए। जरूरत से ज्यादा खा लेंगे ऐसे फैटी फूड्स, ऐसे फास्ट फूड्स, तो क्या होगा, आपको बुलिमिया नर्वोजा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, फास्टिंग या पर्जिंग टू एम्प्टी में काज फिजिकल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस एंड फ्रीक्वेंट, क्या होती है, रेकरिंग इन्फेक्शंस के बार बार क्या होते हैं, एक तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब साल्ट्स वगैरह, आयंस वगैरह की अमाउंट डिस्टर्ब हो जाती है। उसके साथ बार बार क्या होता है, आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स में जहाँ पे एक दफ़ा इन्फेक्शन हो उस जगह पे बार बार इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ बलमिक्स इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा सा चल सकता है। इनिशियल ट्रीटमेंट ये दिया जाता है कि जो इफेक्ट है ना वेट लॉस का और माल न्यूट्रिशन का, ये अप्लाई किया जाता है कि इसको कम से कम खाना दें, ताकि पहले जो इसके अंदर फैट स्टोर्ड हैं, जो इसकी वजह से, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं कर रहा पा रहा प्रॉपर, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको कम से कम, इसके बॉडी वेट को जितना कम करेंगे, जितना इसकी बॉडी नॉर्मल वेट में जाएगी, उतनी ही इसकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी। तो उसके बाद क्या करते हैं, इट इज नेसेसरी टू अंडरटेक द ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, के डॉक्टरों की सख्त निगरानी में ऐसे बंदे को रखना चाहिए ताकि उसकी निगरानी अच्छे से हो और वो ऐसे कोई फैटी फूड्स वगैरह दोबारा ना खा लें।
अच्छा, उसके बाद है एनोरेक्सिया नर्वोजा। इसमें क्या होता है कि लड़कियां जो हैं ये सोचती हैं कि मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन मैं मोटी ज़्यादा होती जा रही हूँ। इसमें उनको उनके जहन में खौफ बैठ जाता है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। इसमें क्या होता है, इट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू द फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज, के मोटे हो जाने के डर की वजह से उनकी भूख ही मर जाती है। तो बिटवीन द एजेस ऑफ 12 एंड 21 ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा फियर पाया जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोजा। तो इसमें क्या था, यूजली जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, की जैसे ही जवान होती हैं तो उसके बाद उनको अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा उनको कॉन्शियसनेस हो जाती है कि मैं मोटी ज़्यादा हो रही हूँ या मेरा जो हाइट है वो रुक रही है खाने पीने की वजह से। तो इसकी अलामत क्या होती हैं, इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू द फियर ऑफ बिकमिंग ओबेस। पहला क्या होता है, भूख खत्म हो जाती है मोटापे के डर से। तो ओवर द एस्टिमेट जो साइज उनके बॉडी का होता है वो क्या करती हैं, उसको ओवर एस्टिमेट कर जाती हैं कि मेरी बॉडी ज़्यादा मोटी हो गई है, मैं मेरे बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रियलिटी पे क्या होता है, उनकी बॉडी का वेट इतना ज़्यादा डेंजरस लेवल तक ड्रॉप हो चुका होता है कि उनकी बॉडी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बस स्केलेटन ही रह जाता है, उनका ढांचा रह जाता है। ऐसी गर्ल्स ना तो साइकोलॉजिकली मेच्योर होती हैं और ना ही वो अपनी जो इमर्जिंग उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल्स के, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स में, ठीक है, ओवुलेशन है, ना उसको टैकल कर पाती हैं, ना ही वो अपनी और डिफरेंट प्रॉब्लम्स, विद द प्रॉब्लम ऑफ हाइट आएगा उनको हेयर डैमेज होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही प्यूबर्टी पे पहुंचती है तो अपने मुख्तलिफ चैलेंजेस को वो टैकल ही नहीं कर पाती, सिर्फ एक ही डर की वजह से कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, बस दिन रात उसको एक ही चीज का डर लेके बैठा होता है कि मैं मोटी हो रही हूँ। अब जो लॉजिक है ना फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो गर्ल्स को क्या कर देते हैं, चाइल्ड लाइक स्टेट के अंदर बच्चों की तरह उनकी थिंकिंग हो जाती है, जिसके अंदर वो अपने आप को सेफ फील करती हैं कि चलो मैं खाना खा भी नहीं रही, मैं मोटी नहीं हो रही, बस मैं खुश हूँ, अब मैं चाहे मैं मर जाऊँ, भूखी मर जाऊँ, लेकिन मोटा नहीं होना मुझे। ठीक है, इनका इलाज क्या है कि इनको साइकेट्रिस्ट थेरेपी दी जाती है कि हमारे नफ्सियात की तरफ तरफ भेजा जाता है, इनको रजू करवाया जाता है कि वो इनकी फिर प्रॉपर काउंसलिंग करे, इनके जहन के अंदर जो डर बैठा हुआ है ना मोटापे वाला, ये निकाले वो। इनको फिर इनके एलिमेंट्री कनाल के जरिए, फूड पाइप के जरिए इनको फूड दिया जाता है इंट्रावेनसली, और जो रिकवरी है बड़ी स्लो होती है, तकरीबन 2 से 4 साल लग जाते हैं। फिजिक चूंकि ये फिजिकली फीमेल इतनी वीक हो चुकी होती हैं कि वो अपने अपने विद स्टैंड भी नहीं कर सकती, सीधे तरह खड़े भी नहीं हो सकती वो। इंट्रावेनसली क्या होता है, इनको ड्रिप वगैरह लगा के बाहर से आप क्या करते हैं, फूड वगैरह देते हैं ताकि इनकी बॉडी में कुछ तो एनर्जी पहुंचे, जिंदा तो रह सकें ये।